दादा प्रणाम। वहां उपस्थित सभी महानुभावों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। श्रद्धेय दादा वासवानी जी को उनके 99वें जन्म दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे प्रणाम। जन्मदिन दादा वासवानी का है, लेकिन उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हम सबको मिला है। दादा वासवानी की आयु के 100वें वर्ष के आरंभ पर हो रहे इस समारोह में मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दादा एक प्रकार से शताब्दी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दादा वासवानी के लाखों भक्तों के लिए उनकी निर्मल और निश्चल मुस्कान चिर परिचित है। उनकी सरलता, सहजता का अनुभव आप सबकी तरह मुझे भी हुआ। करीब 27 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस का एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में मैं दादा के साथ था। उनसे निकट रहने का अवसर मिला। अनेक विषयों पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कर्तव्य, न जाने कितने कितने विषयों पर बातें हुई। 2013 में जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो पुणे में साधु वासवानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का लोकार्पण दादा के साथ मिलकर के करने का मुझे अवसर मिला था। इस आयु में भी उनका प्यार इतना रहा कि पिछले वर्ष वो स्वयं दिल्ली आए, मेरे निवास स्थान पर आए और फिर एक बार उनसे समाज के अनेक महत्वपूर्ण विषय, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, काफी देर तक उनसे बातें करने का मुझे सौभाग्य मिला। अच्छा होता आज मुझे रूबरू होकर आपसे मिलने का अवसर मिलता, जन्मदिन समारोह का मैं भी हिस्सा बनता। लेकिन जैसा अभी मुझे निमंत्रण दिया गया कि शताब्दी के जन्म दिन पर मैं मौजूद रहूं, मुझे खुशी होगी उस समय मुझे आने का अवसर मिले और आप सबके बीच बैठ करके दादा की 100 साल की जो जीवन यात्रा है, उनका जो तपस्या रही है, प्रेम भरा उनका जो जीवन रहा है, उस अवसर को आप सबके साथ मिलकर के मनाने का सौभाग्य मुझे भी मिले। लेकिन मैं आपके निमंत्रण के लिए आपका आभारी हूं। साथियों, दादा वासवानी का व्यक्तित्व हमारी संत परंपरा का एक पड़ाव है, एक अगली कड़ी है। उस आध्यात्मिक यात्रा को उन्होंने अपने जीवन कार्य के द्वारा, अपने प्रेम भरे संदेश के द्वारा उन्होंने जी करके दिखाया है। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, उनके व्यक्तित्व में एक संतोष, विनम्रता और प्रेम की वास्तविक शक्ति का जीवंत अनुभव उनको मिलने वाला हर कोई कर सकता है। दूसरों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रवृत्ति दादा वासवानी के जीवन का आधार रही है। दादा वासवानी की एक बात मुझे याद आती है। वो हमेशा कहा करते हैं, आप जितना भला कर सकते हैं करें, आप जितने लोगों का भला कर सकते हैं करें,
आप जितने प्रकार से भला कर सकते हैं करें, और जितनी ज्यादा बार भला कर सकते हैं जरूर करें। दादा वासवानी के ये दिव्य वचन संपूर्ण मानवता के सशक्तिकरण का मार्ग खोलते हैं। हमारे समाज में कितने ही दिन दुखी, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हैं, वो अपनी स्थिति बदलने के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। साधु वासवानी मिशन इन्हें आगे बढ़ने के लिए, उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए बरसों से प्रयत्नशील है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी के द्वारा आज इस उत्सव की शुरुआत की जा रही है। मैं आज विशेष रूप से उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिस पर 2 दिन पूर्व दादा ने अपनी चर्चा में खास करके युवा पीढ़ी को बताया था, और विषय था मेक द राइट चॉइस। मैं समझता हूं यह विषय आज के संदर्भ में ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही सार्थक है। जीवन में सही और गलत विकल्प के बारे में दादा वासवानी ने कितने सुंदर विचार रखे, मैं उन्हें आज दोहराना चाहता हूं। दादा ने कहा, सही विकल्प चुनने के लिए हमें अपनी चेतना को शांत कर लेना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं को शांत रखना चाहिए, हर तरफ ईश्वर को उपस्थित मान करके खुले हृदय से विचार करने पर हम सही विकल्प चुन सकते हैं। जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें एक शिक्षा देता है। ये हम पर है कि हम वो शिक्षा किस तरह लेते हैं। आज के नौजवानों को दादा वासवानी की इन बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन पथ पर व्यक्ति को हमेशा ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना होता ही है। कभी कभार इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ +1 होता है, जिसको आप देख नहीं पाते हैं, जिसको कभी देखा भी नहीं है, लेकिन जिसका स्मरण मात्र आपके भीतर एक चेतना जगा देता है, वो ईश्वर का कोई न कोई रूप हर पल आपके साथ होता है, और वही आपकी अपनी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देता है। और इसलिए कोई अकेला नहीं होता है। और इसलिए जब भी, जैसे दादा ने कहा कि जब भी निर्णय करें, ईश्वर को साक्ष्य मान करके करें। हम भी हर पल सोचे, हम अच्छा करते हैं तब भी अकेले नहीं है, बुरा करते हैं तब भी अकेले नहीं है, कोई न कोई हमारे साथ है। आज समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों की बड़ी वजह भी यही है कि सही और गलत को जानते हुए भी कुछ लोग गलत का विकल्प चुन लेते हैं। महाभारत में भली भांति कहा गया है, दुर्योधन कहा करता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब मैं जानता हूं, मुझे समझ है, मैं भेद कर सकता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं अधर्म ही करूंगा। भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, अपराध हो, ड्रग्स की लत हो, इन सभी से निपटा जा सकता है अगर इंसान अपने जीवन में विकल्प चुनने में की प्रवृत्ति में सुधार करे। समाज के हर व्यक्ति का सही विकल्प चुनना और उस पर आगे बढ़ना सशक्त समाज का भी आधार होता है। साथियों, ये बहुत सुंदर संयोग है कि इस वर्ष ही
चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। महात्मा गांधी के किया गया आरंभ का ये पहला सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह से माध्यम से महात्मा गांधी ने न सिर्फ देश को सत्याग्रह की शक्ति से परिचित कराया, बल्कि सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए जन भागीदारी को भी एक मजबूत मंत्र के रूप में स्थापित किया था। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को सरकार स्वच्छाग्रह के रूप में मना रही है। गांधी का मंत्र था सत्याग्रह, आजाद हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है स्वच्छाग्रह। दादा वासवानी का आशीर्वाद स्वच्छाग्रह को और ताकत देगा। ये महात्मा गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने में सहायक होगा। स्वच्छ भारत अभियान देश में अनेक जन आंदोलन की तरह आज आगे बढ़ रहा है। 2 अक्टूबर 2014 जब ये अभियान शुरू किया गया था तो देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज ये बढ़कर करीब करीब 70% तक पहुंचने लगा है। एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा भी शुरू हुई। गांवों, जिलों, राज्यों में खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की एक तंदुरुस्त स्पर्धा चल पड़ी है। अब तक देश के 2,17,000 गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं और मैं इसे सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का काम मानता हूं। देश के 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम और केरल, ये वो राज्य हैं जो पूरे राज्य एक प्रकार से खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। आप सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में, महिला कल्याण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। स्वच्छाग्रह में आपका ज्यादा योगदान लोगों को शिक्षित भी करेगा और उनका स्वास्थ्य भी सुधारेगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक समाज सेवी संगठन से एक अपील भी करना चाहता हूं। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर शौचालय तो बनाए जा सकते हैं, कर्मचारियों को जुटाकर सड़कें तो साफ कराई जा सकती हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे साफ कराए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें लगातार स्वच्छ रखने के लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। स्वच्छता ये सिर्फ व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता एक वृत्ति है। ये हम सभी के स्वभाव बने, ये जरूरी है। स्वच्छता को एक प्रवृत्ति मानकर एक बड़ी लगन से नित्य अभ्यास करें तो देखते ही देखते ये प्रवृत्ति अपने आप में समाज की प्रकृति बन जाएगी। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को लगातार जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। आज क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का कार्यक्रम, वेस्ट टू एनर्जी से जुड़े कार्यक्रम, सोलार एनर्जी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्यक्रम हमारी प्रकृति और पर्यावरण को मजबूत करेंगे। साथियों, दादा वासवानी और उनके सभी स्नेहीजन, संगठन, संस्थाएं, आप सबका मुझ पर इतना स्नेह है कि मैं भी खुद को अपनों के बीच मानता हूं और कभी खुलकर के अपनी बात भी बता देता हूं। और कभी कभी तो लगता है जैसे मैं कुछ अधिकार भाव से कह रहा हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के रूप से नहीं कर रहा हूं। दादा का प्यार इतना है कि उनके एक स्वजन के रूप में आपसे मुझे कुछ आग्रह करने का मन करता है।
और मैं चाहूंगा कि हमारा देश 2022 में, आज से 5 साल के बाद, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा। दादा वासवानी तो स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षात गवाह रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा देने वाले हमारे वीर सपूतों के सपने अब भी अधूरे हैं और उसे पूरा करना इस पीढ़ी की जिम्मेवारी है। 2022 तक इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या हम 2017 में कोई संकल्प ले सकते हैं? और यह संकल्प है न्यू इंडिया का। दादा वासवानी का आशीर्वाद, साधु वासवानी मिशन की इच्छा शक्ति इस संकल्प की सिद्धि में सहायक हो सकती है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सबके द्वारा, और जब दादा की शताब्दी का अवसर अपना सामने है तब 2022 के लिए अपने लक्ष्य तय करें। लक्ष्य भी ऐसे हो जिन्हें संख्या में नापा जा सकता है, गोलमोल नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा करेंगे, अच्छा लगेगा, बुरा, ऐसा नहीं। 5 करेंगे, 7 करेंगे, 9 करेंगे, 11 करेंगे, पक्का करना चाहिए। जैसे स्वच्छता के आग्रह के साथ आप प्रति वर्ष इतने लोगों को इस काम में जोड़ेंगे, 10,000 हो, 5,000 हो, 25,000 हो, आप तय करिए, हर व्यक्ति तय करे। सोलर एनर्जी में हम इतने लोगों को काम करेंगे, वेस्ट टू एनर्जी में इतने लोगों को काम करेंगे, गांव के गरीब लोगों को पढ़ाने के लिए इतने लोगों को काम करेंगे। जब देश का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करेगी और उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम करेगी, तो लक्ष्य भी हासिल होगा और न्यू इंडिया का सपना भी साकार होगा। दादा वासवानी का जीवन देखते हुए हम सब जो उनको प्यार करते हैं और जिन्हें वो प्यार करते हैं, ये शताब्दी हम कैसे बनाएंगे ये हमें तय करना होगा। और अभी अभी आपने लोगो प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छे भाव जो दादा को जो मिलेगा वो अनुभव करता है। दादा जिस प्यार से, नम्रता से बात करते, कभी कभी हम भी गुमराह हो जाते हैं कि दादा जितना प्यार कर रहे हैं, जितना अपने लिए बोल रहे हैं हम लोगों के लिए, क्या सचमुच हम ऐसे हैं क्या? क्योंकि दादा हर एक के लिए अच्छा ही बोलते हैं, वो अच्छा ही सोचते हैं। और मेरा एक सुझाव है कि इस शताब्दी के वर्ष जैसा आपने लोगो दिया है उसी के अनुसार मैं कह रहा हूं, और हम एक मुद्दे पर हम सब लोग काम करें जिसमें हर व्यक्ति जो भी दादा को प्यार करता है, जो भी दादा की बातों में श्रद्धा रखता है, जिसके भी दिल में समाज के प्रति संवेदना है, हर व्यक्ति समाज के लिए कुछ करें, समाज के लिए जिए। और मुझे विश्वास है कि दादा वासवानी की तपस्या का यही सबसे बड़ा शताब्दी मनाने का एक कार्य होगा हमारे लिए। दादा वासवानी की शिक्षाओं से हमें निरंतर इस लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा मिलेगी। उनका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, दादा को प्रणाम करता हूं और उनका उत्तम साथ और उनकी प्यारी सी मुस्कान, आज इस उम्र में भी बालक जैसा सहज उनकी मुस्कान हम सबको प्रेरणा देती रहे। इसी एक भाव के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी तथा मेरे भाई और मैं, इन शब्दों के बाद मैं आपसे क्या कहूँ? After having listened to these words of our great leader, perhaps the greatest in the world today, what shall I say to you? आज मैं स्वयं से कह रहता था कि इस संसार में भांति भांति के देश हैं, पर सबसे उत्तम देश है भारत देश। हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं जो हमें श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधान मंत्री मिले हैं। 3 साल पहले भारत क्या और आज भारत क्या है? इन 3 वर्षों में आपने जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया जैसे योजनाएं चलाई हैं और इनका प्रभाव भी दिखाने दे रहा है। हम अपने घर, गलियां, गांवों तथा शहरों को जरूर साफ करें। साथ ही साथ हमें अपने संतस को भी साफ करना है। हमें अपने अंदर की सारी नेगेटिव भावनाओं को निकालकर अपने दिल में प्रभु प्रेम की ज्योति जलानी है और सारे विश्व में इसे फैलाना है। आज मैं मोदी साहब को बार बार नमन करता हूँ और सभी भारतवासियों के ओर से धन्यवाद कहता हूँ। The great work that awaits us is the work of building a new India, an India of the truly strong, an India of the truly free. भारत को नया बनाना, उसे सच्ची आजादी दिलाना, शक्तिशाली बनाना, पॉलिटिक्स से देश नहीं बनता। देश बनता है सही शिक्षा से। What builds a nation is education. Education of the right type. हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें ये सिखाए कि लाइफ इज लार्जर देन लाइवलीहुड। विद्या का अर्थ धन कमाना या करियर बनाना नहीं है। विद्या वो ही कारगर है जो हमें त्याग और सेवा करना सिखाए। काश वह दिन जल्दी आए जब हर भारतवासी गर्व से कह सके मैं एक भारतवासी हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ। आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत भारत की रेपुटेशन भी भारतवासियों पर निर्भर है। मुझ पर, आप पर, एक एक व्यक्ति पर निर्भर है। इसलिए हम में से एक एक को चाहिए कि वह अपने जीवन में भारत के प्राचीन ऋषियों
मुनियों के आदर्शों सत्य, प्रेम, सेवा, करुणा तथा बलिदान की साक्षी दे, तभी एक बार फिर से भारत सभी देशों का सरताज होगा। भांत भांत के देश पर मेरा भारत देश महान। सेवा करो ऊंची होगी भारत की शान। मुझे एक विचार अभी आता है, तो मोदी जी को प्रेसिडेंट एमेरिटस बना, he should be the emeritus for all time. I bow down to him. I think it's good.